गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित की सेकंड एक्सरसाइज है जो वास्तविक संख्या जिसे बोला जाता है रियल नंबर, ये पढ़ेंगे। और ये बोर्ड के अंदर 3 नंबर की प्रश्नावली है। इसमें से बोर्ड में 3 सवाल आते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या किसे कहते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा हो जाएगी परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती है। फिर बता रहा हूं मैं परिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जो अंश बट्टा हर के रूप में लिखी जाती है और हर का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। अंश को मैं ये भी लिख सकता हूँ ऐसी संख्या जो p बट्टा q के रूप में लिखी जाती है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। या ये भी कह सकता हूँ मैं परिमेय संख्या वो होगी जो भिन्न के रूप में लिखी जाती है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। फिर अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p बट्टा q के रूप में नहीं लिखी जाती है और q का मान इसमें 0 हो सकता है, उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। या फिर जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, जैसे √3, √5, √6, इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732। तो यहाँ पर यह अपरिमेय हो गई क्योंकि हम इसको p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये था वास्तविक संख्या के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। अब जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, मोस्टली मैं आज आपको जो वो सवाल करवाऊंगा जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसमें पहले पूछा जाता सवाल वास्तविक संख्या में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसप ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से मसप, और मसप को इंग्लिश में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपको ज्ञात करना है। इस प्रश्नावली में से एक सवाल छोटा ये पूछा जाता है। उसके बाद में इस प्रश्नावली में से LCM भी पूछा जा सकता है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM को बोला जाता है लसप, यानी आपको LCM ज्ञात करना है। उसके बाद में आपको पूछा जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा मसप ज्ञात करना। फिर इसमें एक सवाल ये पूछा जाता है पहली संख्या या दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आता है पूर्णांकों का गुणनफल। आपको 2 पूर्णांक दे रखे होंगे, दोनों पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है वो लसप और मसप के गुणनफल के बराबर होता है। ये सवाल सिद्ध करने भी पूछा जा सकता है। आपको 2 पूर्णांक दे रखे होंगे और उन दोनों पूर्णांकों का जो गुणनफल होगा वो लसप इंटू मसप के बराबर होगा। या फिर यहाँ से पहली संख्या या दूसरी संख्या या पहला पूर्णांक या दूसरा पूर्णांक। तो अगर पहली संख्या आपको ज्ञात करनी है उसका फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF बट्टा दूसरी संख्या। या फिर आपको यहाँ से दूसरी संख्या ज्ञात करना भी पूछ सकता है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला इधर LCM इंटू HCF हो जाएगा LCM इंटू HCF बट्टा पहली संख्या। उसके बाद आपको यहाँ से लसप ज्ञात करना भी पूछ सकता है इसी सूत्र द्वारा। तो LCM ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा पूर्णांकों का गुणनफल, 2 पूर्णांक होंगे आपके पास, पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक। तो
पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक बट्टा HCF। और अगर आपको यहां से HCF ज्ञात करना है तो HCF बराबर मैं लिख सकता हूं पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक बट्टा LCM। तो मोस्टली सवाल इसमें यहीं से आते हैं। छोटा सवाल पूछा जाएगा आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से मसप ज्ञात करना है, फिर पूछा जाएगा आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसप ज्ञात करना, फिर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा भी आपको HCF ज्ञात करना पूछ सकता है। फिर एक ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है वो लसप और मसप के गुणनफल के बराबर होता है। यहीं से अगर मैं पहली संख्या ज्ञात करनी चाहूँ तो पहली संख्या बराबर इधर LCM इंटू HCF आ जाएगा और बटा में आ जाएगा दूसरी संख्या। अगर यहाँ से दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो लसप इंटू मसप बट्टा पहली संख्या। अगर यहाँ से लसप ज्ञात करना है तो पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक बट्टा HCF। अगर HCF ज्ञात करना है तो पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक बट्टा LCF। तो अब हम पहला पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं मैं वो सिखा रहा हूं। तो इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है 12, 15 और 21, इसका मैं आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना सिखाता हूं, HCF ज्ञात कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 12 के मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा, 15 का भी मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा और 21 का भी मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो यहाँ सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा, फिर मैं 15 का भी करूंगा और फिर 21 का भी मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा। अब सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते समय जो आपको संख्या दे रखी है उसमें छोटी से छोटी संख्या का आपको भाग लगाना है। यहाँ दे रखी है 12, तो 12 में देखो 2 का भाग भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 6 का भी जाता है और 12 का भी जाता है। तो आपको सबसे पहले इसमें 2 का भाग लगाना है। तो 2 का भाग 12 में 6 बार जाएगा, फिर यहाँ 6 आ चुका है, फिर 2 का भाग जाएगा 6 के अंदर 3 बार, फिर 3 के अंदर 3 का भाग जाएगा 1 बार, फिर यहाँ 15 के अंदर 2 का भाग जाएगा नहीं, छोटी से छोटी संख्या 15 में पहले 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग 15 में सबसे पहले 5 बार, फिर 5 का भाग 5 में 1 बार, फिर यहाँ आ गए 21 में सर्वप्रथम भाग लगाएंगे हम 3 का, 7 बार जाएगा, फिर 7 का और फिर 1 का। तो ये तो था आपके अभाज्य गुणनखंड कर लिया। ये तो यदि आपको पूछे कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो मैंने अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। अब अगर इसका HCF ज्ञात करना पूछे तो HCF कैसे ज्ञात करते हैं मैं बता रहा हूं आपको। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसे कहते हैं हिंदी में मसप। तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको यह ध्यान रखना है जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया है वो संख्या इन तीनों में कॉमन होनी जरूरी है। यहां पर जब इसके मैंने 12 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 का भाग यहां पर 2 बार लगा, 15 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 का भाग नहीं लगा और 21 का अभाज्य गुणनखंड किया तो भी 2 का भाग नहीं लगा। यानी 2 जो है इन तीनों में कॉमन आने जरूरी है, तो 2 नहीं लिखेंगे उत्तर में। फिर यहाँ 3 का भाग 12 में 1 बार लगा, 3 1 बार आ गया, यहाँ पर भी 3 1 बार भाग लगा था और यहाँ पर भी 3 का भाग इसमें 1 बार लगा था, तो 3 कॉमन आ गया, तो ये मैंने लिख दिया 3। फिर यहाँ पर 5 का भाग इसमें लगा है, इन दोनों में नहीं लगा है तो आपको नहीं लिखना है। यहाँ 7 का भाग लगा है और यहाँ नहीं लगा है दोनों में, तो भी आपको नहीं लिखना, तीनों में होना जरूरी है। तो आपका उत्तर आएगा HCF 3। अब यदि आपको सवाल यही दे दे और आपको बोले कि 12, 15, 21 का LCM ज्ञात करो। LCM का मतलब होता है लसप। मैं आपको यहीं से सिखाता हूं लसप कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहां पर 12 के अंदर 2 का भाग 2 बार लगा है, तो मैंने लिख दिया 2 × 2।
आपको इसमें अधिकतम मान रखना है। इसमें हमने न्यूनतम मान रखा है एचसीएफ में, इसमें हम अधिकतम मान रखेंगे। 2 का भाग 2 बार लगा तो लिख दिया। अब इसमें आपको देखना 3 का भाग कितनी बार लगा। 3 का भाग यहाँ पर 1 बार लगा, यहाँ पर भी 1 बार और यहाँ पर भी 1 बार, तो 3 आ गए 3 बार, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर यहाँ पर 5 का भाग लगा है, इन दोनों में नहीं लगा है, फिर भी आपको लिखना है तो इंटू 5। और 7 का भाग इस एक में लगा है, इन दोनों में नहीं लगा है, तो भी आपको लिखना है इंटू 7। अब आपको इन सबको गुणा कर लोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। ये आपका एलसीएम ही उत्तर हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोर्ड के अंदर लसप ज्ञात करना भी पूछ सकता है और मसप ज्ञात करना भी पूछ सकता है। वैसे मैं आपको एक सवाल और करवाता हूँ सेम ऐसा ही, जिसमें हम लसप और मसप ज्ञात करेंगे। अगला क्वेश्चन है 24, 15 और 36। इसको भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसप और लसप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो संख्या दे रखी होगी मैं उसका मसप ज्ञात करूंगा अभाज्य गुणनखंड करके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 24 का भी अभाज्य गुणनखंड करूंगा, फिर यहाँ से मैं 15 का भी अभाज्य गुणनखंड करूंगा और यहाँ फिर मैं 36 का भी अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाना है। तो यहाँ पर 24 दे रखा है, पीछे 4 है, तो ये 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग जो संख्या दे रखी होगी जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो सर्वप्रथम 2 का भाग जाएगा 24 में 12 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 3 बार और फिर 3 का भाग और 1। इसी तरह 15 के अंदर सबसे पहले मैं 3 का भाग लगाऊंगा 5 बार, फिर 5 बार और फिर 1 बार। फिर यहाँ पर 2 का भाग जाएगा 36 में 18 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 9 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 3 बार और फिर 3 का भाग 1 बार। तो ये था आपका अभाज्य गुणनखंड। सवाल अभाज्य गुणनखंड का भी आ सकता है कि अभाज्य गुणनखंड लिखिए, और अभाज्य गुणनखंड द्वारा मसप भी पूछ सकता है। तो इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं अभी बताया था आपको। कॉमन फैक्टर लिखना है जो तीनों में कॉमन जरूरी है। यहाँ 2 का भाग 3 बार लगा है, यहाँ 2 का भाग नहीं लगा है और यहाँ पर भी 2 का भाग 2 बार लगा है। तो 2 का भाग इसमें नहीं है तो आपको नहीं लिखना है, तीनों में भाग लगना जरूरी है। तो 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद 3 का भाग यहाँ लगा 1 बार, यहाँ भी लगा 1 बार और यहाँ लगा 2 बार। तो 1 बार तो तीनों में 3 का भाग लग चुका है। तो यहाँ पर भी 3 का भाग 1 बार लगा, यहाँ पर भी 1 बार लगा, यहाँ 2 बार लगा। तो इसका मतलब 1 बार तो इसमें लगा, तो 3 बार कॉमन आ जाएगा 3। तो एचसीएफ उत्तर आएगा आपका एचसीएफ का मान 3। यदि मैं इसका एलसीएम पूछता तो बताओ एलसीएम लार्ज नंबर लिखते हैं, यहाँ पर 2 कितनी बार आ रखे, 2 3 बार, या नहीं आ रखे और यहाँ आ रखे, तो आपको लिखना है। तो इसी तरह आप सेम इसी क्वेश्चन की तरह आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये था लसप और मसप। अगला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना। अभी हमने अभाज्य गुणनखंड किया था, उसका मसप ज्ञात किया था और लसप किया था। अब जो ये संख्या दे रखी है इसका अभाज्य गुणनखंड करना है और गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसका भी मुझे अभाज्य गुणनखंड करना है, जैसा आपने हमें लसप और मसप में किया था। तो सबसे पहले लिखा था 468। तो सबसे पहले 468 में पीछे 8 दे रखे, तो 2 का भाग जाएगा पूरा पूरा। तो 2 का भाग लगाया, 2 का भाग 468 में, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार और 2 का भाग 8 में 4 बार। फिर इकाई का अंक 4 आ रखा है तो वापस 2 का भाग लगेगा। 2 का भाग 2 में 1 बार, फिर 2 का भाग 3 में लगाया 1 बार और पीछे बच गया 1 और 7 बार चला गया। फिर यहाँ पर पीछे 7 आ रखे हैं तो 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का लगाना, छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाना है। तो हम जानते 3 की भाजकता का नियम, जो संख्या दे रखी है उन सभी संख्याओं को जोड़ना है और जोड़ने पर वो संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो 7 और 1 8, 8 और 1 9 और 9 का भाग 3 के अंदर जाता है। तो इसका मतलब इसमें 9 का भाग 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग 117 में 11 बार, पहले 3 बार जाएगा, फिर बच गए 9 बार जाएगा।
फिर 39, फिर यहाँ इसका एक अंक 9 आ गया है, तो 9 के अंदर 3 जोड़ा तो 12, तो 12 3 से विभाजित होती है, तो इसका मतलब इस 12 में 39 के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। तो लगाया 3 का भाग और ये गया 13 बार। और 13 जो होता है वो एक अभाज्य संख्या होती है, तो 13 में सिर्फ 13 का भाग ही जाएगा। तो यह आ गया 13 और 13 का भाग 13 में एक बार। ये तो अभाज्य गुणनखंड हमने जब मसप ज्ञात किया उस समय भी किया था और लसप ज्ञात किया था उस समय भी किया था। और ये सवाल बोर्ड में आता है गुणनफल के रूप में लिखिए, यानी जिसका हमने भाग लगाया है उसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो 2 का भाग इसमें 2 बार लगा तो गुणनफल यानी मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूँ। और यहाँ पर 3 का भाग 2 बार लगा तो मैं 3 की घात 2 लिख सकता हूँ। और 13 का भाग एक बार ही लगा तो इंटू 13 लिख दिया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा गुणनफल का रूप। इसी का सेकंड करवाता हूँ। दूसरी संख्या देखिए 945, तो इसको भी आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक अंक आ चुका है 5, तो 5 के आ गया, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि 5 का ही भाग जाएगा, तो 5 का जाएगा, साथ साथ में इसको और देखना किसका भाग जाता है। तो 2 का जाएगा नहीं, 2 का उसी में जाता है जिसका एक अंक 0 2 4 6 8 होता है। यहाँ जोड़ो 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 जो होती है वो 3 से विभाजित होगी संख्या, तो इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो लगाओ 3 का भाग 3 बार, 1 बार और 5 बार। फिर 3 और 1 4, सॉरी 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 जो होता है ये भी 3 से विभाजित होगा, तो यानी 315 में भी 3 का भाग जाएगा। तो ये गया 105 बार। फिर 3 का भाग 35 में 35 बार गया। फिर यहाँ आ गए 35। अब 35 के अंदर सीधा आपको 7 का भाग नहीं लगाना है, छोटी से छोटी संख्या, इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं, तो 5 और 3 8 होते हैं, क्योंकि 3 के पहाड़े में 8 नहीं आते हैं। तो एक अंक 5 दे रखा होगा तो 5 का भाग जाएगा पहले, तो 5 का भाग 35 में 7 बार और 7 का भाग 7 में 1 बार। ये तो था अभाज्य गुणनखंड। अब आपको इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसमें 3 का भाग 3 बार लगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 की घात 3 इंटू 5 का भाग 1 बार लगा तो इंटू लिखूंगा 5 और इंटू 7 का भाग 1 बार लगा तो 7। तो यही आपका उत्तर है गुणनफल के रूप में लिखना। अगला है 140। ये पिछली बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा था, 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर एक अंक 0 दे रखा है, तो जिसके एक अंक 0 2 4 6 8 होते हैं उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 2 का भाग 140 में 70 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 35 बार। अब यहाँ पर जो 35 है इसमें 7 का भाग भी जाता है और 5 का भी जाता है, और जब आपको अभाज्य गुणनखंड करना है तो छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाना है। तो पहले 5 का लगाना है, तो 5 का भाग 35 में जाएगा 7 बार और फिर 7 का जाएगा 1 बार। और अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, तो 2 का भाग 2 बार लगा तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 2, और 5 का भाग 1 बार लगा तो इंटू 5 और इंटू 7। ये आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप। अभी हम यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का द्वारा HCF ज्ञात करेंगे। इससे पहले हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात किया था। करना हमें HCF ही ज्ञात है, परंतु यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। A होता है भाज्य, B होता है भाजक, Q होता है भागफल और R होता है शेषफल। ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। A बराबर BQ प्लस R। अब A होता है भाज्य, B होता है भाजक, Q होता है भागफल, R होता है शेषफल। ये तो था इस प्रमेय के बारे में इंट्रोडक्शन। अब ये प्रमेय का लगती कैसे है और HCF ज्ञात कैसे होता है ये बताता हूं।
2015 के पेपर में सवाल पूछा था खाली, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन स्पष्ट कीजिए। तो ये पता होना चाहिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती क्या है। भाज्य में भाजक का भाग तब तक लगाया जाता है तब तक कि शेषफल यानी आर का मान 0 नहीं मिल जाए। यानी भाज्य में भाजक का भाग तब तक लगाओगे जब तक आर का मान 0 नहीं मिल जाए, और जब आर का मान 0 मिलता है तो जिस भाजक का भाग लगता है वो ये आपका HCF होता है। ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है। वापस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A बराबर BQ प्लस R होती है। A होता है भाज्य, B होता है भाजक, Q होता है भागफल और R होता है शेषफल। भाज्य में भाजक का भाग तब तक लगाएंगे जब तक कि शेषफल का मान 0 नहीं मिल जाए, और जब R का मान 0 मिल जाता है तो जिस भाजक का भाग लगता है वही आपका HCF होता है। तो हम 210 और 55 का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात करते हैं। तो 210 और 55, तो सबसे पहले 210 और 55 में जो संख्या बड़ी होती है वो भाज्य कहलाती है। तो यहाँ पर 210 का मान 55 से बड़ा है, इसलिए यहाँ से A का मान हो गया 210 और जो होता है भाज्य। 210 के अंदर हम भाग लगाएंगे 55 का, तो B होता है भाजक, ये हो गया 55 और इसे कहते हैं भाजक। अब भाजक का भाग भाज्य में तब तक लगाएंगे जब तक शेषफल R का मान 0 नहीं मिल जाए, और जब R का मान 0 मिल जाएगा तो जिस भाजक का भाग लगेगा वो HCF होगा। तो सबसे पहले हर बार हम प्रमेय का लगाएंगे, तो लिखेंगे स्टेप 1, पहला चरण 55 के अंदर 210 का भाग लगाएंगे। तो लिखेंगे प्रमेय का A बराबर BQ प्लस R। तो ये रहा 210 और 55 का भाग 210 में पहले जाएगा 3 बार, तो आएंगे 165, और 210 में से 165 घटाएंगे, पीछे बचेंगे 45। तो क्या यहाँ पर R का मान 0 प्राप्त हुआ? R का मान 45 मिला। तब तक भाग लगाएंगे जब तक कि शेषफल का मान 0 नहीं मिल जाए। तो यह लिखेंगे R इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो अगली प्रमेय का लगाएंगे वो 45 और 55 के बीच लगाएंगे। तो यह वापस लिखना है स्टेप 2, A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ 45 और 55 में से बड़ी संख्या 55 है, तो 45 के अंदर 55 का भाग लगाएंगे। तो 55 के अंदर भाग लगा दिया 45 का, एक बार जाएगा और पीछे बच जाएंगे 10। तो यहाँ पर R का मान 10 प्राप्त हुआ है। जब तक भाग लगाएंगे जब तक शेषफल 0 नहीं मिल जाए। तो वापस लिखेंगे R इज नॉट इक्वल टू 0। R का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ तो अगली प्रमेय का लगेगी 10 और 45 के बीच में। तो लिखना स्टेप 3, वापस A बराबर BQ प्लस R। तो 10 और 45 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 45। तो 45 के अंदर भाग लगेगा 10 का। तो 10 का भाग 45 में जाएगा 4 बार और आएंगे 40, पीछे बच गए 5। अभी तक R का मान जो है शेषफल का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ है। तो वापस लिखेंगे R इज नॉट इक्वल टू 0। फिर प्रमेय का लगाएंगे 5 और 10 के बीच में। तो स्टेप 4, यानी बड़ी संख्या 10 हो गई, तो 10 के अंदर भाग लगाऊंगा मैं 5 का। तो 5 का भाग 10 में जाएगा 2 बार और 10 का में से 10 गए तो 0। यहाँ पर हमें R का मान 0 प्राप्त हो चुका है। तो लिखूंगा R बराबर 0। ये R का मान 0 कब प्राप्त हुआ? जब हमने 5 का भाग लगाया। तो यहाँ पर भाजक का मान कितना है? 5। तो जिस भाजक का भाग लगता है और शेषफल 0 आता है तो वो भाजक ही मसप कहलाता है। तो यहाँ पर B बराबर 5, इसलिए HCF का मान भी क्या होगा? 5, और ये आपका आंसर। ये था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा HCF ज्ञात करना।
अगला है पूर्णांकों का गुणनफल। आपको दो पूर्णांक दे रखे होंगे, उन दोनों पूर्णांकों का जो गुणनफल होगा वो लसप और मसप के गुणनफल के बराबर होगा। ये सवाल सिद्ध करने में भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का गुणनफल। आपको दो पूर्णांक दे रखे होंगे और उन पूर्णांकों का जो गुणनफल आएगा वह लसप और मसप के गुणनफल के बराबर आएगा। तो सबसे पहले आपको पूर्णांक दे रखा 96 और 104। तो पूर्णांक तो दे दिया आपको 96 और 104, दो पूर्णांक दे चुके हैं। इन दोनों का जो गुणा होगा वो लसप और मसप के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसका मतलब पहले मैं इसका लसप और मसप ज्ञात करूंगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मैं इसका लसप और मसप दोनों ज्ञात कर सकता हूं। तो सबसे पहले 96 और 404। तो यहां पर 6 दे रखे पीछे, पहले हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसप ज्ञात किया था, सेम वैसा ही करना है। तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 96 में 48 बार, फिर 2 का भाग 24 बार, फिर 2 का भाग 12 बार, फिर 2 का भाग 6 बार, फिर 2 का भाग 3 बार और फिर 3 का भाग 1 बार। तो ये था आपका अभाज्य गुणनखंड चिन्ह का। उसके बाद 404 में भी भाग लगाना है, पीछे दे रखे 4, तो इसमें भी सबसे पहले भाग जाएगा 2 का और जाएगा 202 बार, फिर जाएगा 2 का 101 बार। 101 जो होती है ये एक अभाज्य संख्या होती है, तो इसमें 101 का भाग 101 में ही जाएगा, वो हो जाएगा 1 बार। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। हमें ज्ञात करना है ये जो दोनों पूर्णांक दे रखे हैं, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का लसप और मसप का गुणा बराबर होना चाहिए। तो क्या मैं पहले चिन्ह और 404 का मसप ज्ञात करता हूँ HCF। तो ये रहा HCF। यहां 2 का भाग 5 बार लगा है, यहां 2 का भाग 2 बार लगा है। तो क्या कॉमन फैक्टर 2 × 2। यहां पर 3 का भाग 1 बार लगा है और यहां 3 नहीं है, तो मसप में 3 नहीं आएगा। यहां 101 का भाग इसमें 1 बार लगा है, यहां नहीं लगा है, तो 101 भी नहीं आएगा। तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4। तो आपको यहां पर मसप का जो मान मिला 4 मिल गया HCF। अब यहां से मैं HCF ज्ञात करने के बाद में LCM भी ज्ञात कर सकता हूं। LCM के अंदर हम लार्ज वैल्यू लिखेंगे, अधिकतम मान लिखेंगे। यहां 2 है जो 5 बार आए हुए हैं और यहां 2 है जो 2 बार आ रखे हैं, तो ज़्यादा मान 5 का, तो 2 × 2 × 2 × 2, ये 5 बार 2 लिख दिया। यहां 3 आ रखा है 1 बार, यहां आ रखा है नहीं आ रखा तो भी आपको 3 लिखना है, तो × 3। फिर यहां 101 नहीं है और यहां 101 है, तो भी आपको 101 लिखना है। तो हमने इसका HCF भी ज्ञात कर लिया और LCM भी ज्ञात कर लिया। सवाल क्या रखा है, पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांक दे रखा 96 और 404, इन दोनों का गुणा इन दोनों के लसप और मसप के गुणनफल के बराबर होंगे, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं यहां से HCF का मान मेरे पास पड़ा है और LCM का मान भी पड़ा है, तो मैं HCF और LCM ज्ञात कर सकता हूं। तो HCF का मान कितना है 4 इंटू LCM ज्ञात करो। 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 को 2 से किया तो 8, 8 को 2 से किया तो 16, 16 को 2 से किया तो 32 और 32 को करना है 3 से। जब 32 को मैं 3 से करूंगा तो उत्तर आएगा आपका 96 और 96 को गुणा करना है 101 से, तो ये 101 और ये 96, तो 6 0 6 9 0 9 6 9 6 9 9696। अब 9696 ये आ गए LCM, तो LCM का मान आ गया 9696। तो HCF आया 4 और LCM आया 9696। तो टोटल HCF इंटू LCM का मान गुणा कर दो। 4 को गुणा किया 6 से, 4 6 चौक ने 24, हासिल की 2, 9 चौक 36, 36 और 2 38, हासिल की 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, हासिल की 2, 9 चौक 36, 36 और 2 38। तो ये आ गया 38,784 जो है
वो लसप इंटू मसप का मान है। तो लसप इंटू मसप का मान मिल गया मुझे 38,784। अब हमारे पास जो पूर्णांक है, हमें ज्ञात करना है पूर्णांकों का गुणनफल। ये जो होता है वो HCF इंटू LCM के बराबर होता है। और पूर्णांक दे रखा आपको 96 और 404। तो यहां से लिख सकते 96 इंटू 404। इन दोनों का जो गुणा आएगा वो लसप और मसप के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो मसप कितना आया 4 इंटू लसप कितना आया 9,696। इन दोनों का मान लसप और मसप का मान आया 38,784। और यदि मैं 96 और 404 को गुणा करता हूं तो भी 38,784 ही आएगा। तो ये सिद्ध हो गया कि पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है वो लसप और मसप के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपका सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। फजर हो गई।